जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 29 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल सहित राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में 24 से 26 जुलाई तक रांची, हजारीबाग, पलामू और कोडरमा समेत विभिन्न जिलों में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के उत्तरी जिलों और उत्तर प्रदेश के तराई व पूर्वी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि दक्षिण बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2026 का 21 से 23 जुलाई तक आयोजन के बाद गुरुवार को भव्य समापन हुआ, जिसमें एडीजी कम आईजी मनोज कौशिक ने खेलों को पुलिस बल के अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य और टीम वर्क के लिए आवश्यक बताते हुए विजेताओं को सम्मानित किया। विभिन्न एथलेटिक्स और खेल स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि खूंटी ने दूसरा और गुमला ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस समापन समारोह में रांची एसएसपी राकेश रंजन सहित प्रक्षेत्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, खेल अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रांची में नीट और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक गतिरोध उग्र रूप लेते हुए सड़क पर आ गया। बुधवार को भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यालय के घेराव के बाद गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरमू रोड स्थित भाजपा कार्यालय का रुख किया, जहां बैरिकेडिंग तोड़े जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी, धक्का मुक्की और लाठी डंडों, पत्थरों, अंडों तथा पानी की बोतलों से हिंसक झड़प हुई। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और भाजपा समर्थकों के बीच हुए टकराव में एक मीडियाकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया। 23 जुलाई को भाजपा कार्यालय के घेराव के दौरान हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं कुमार राजा, बंधु तिर्की और सोमनाथ मुंडक ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बैरिकेडिंग के पीछे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर से लाठी, पत्थर और बोतलें फेंकी, जो कि पूर्व नियोजित था। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को घटना का पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज भी सौंपा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता में झारखंड में पिछले 6 वर्षों में हुई जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सभी मामलों की सीबीआई जांच और तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र और राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा करते हुए भाजपा ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और कोतवाली थाने में कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। झारखंड में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी/एसटी एक्ट के तहत फरार, वाटी और वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए 23 से 24 जुलाई 2026 तक 24 घंटे का राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस और रेल पुलिस आरोपियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर राज्यभर में एक साथ छापेमारी कर त्वरित कार्रवाई करेगी। अभियान की समाप्ति के बाद सभी जिलों की समीक्षा रिपोर्ट क्षेत्रीय दिग के माध्यम से 26 जुलाई 2026 तक सीआईडी मुख्यालय को सौंपी जाएगी। रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ लगभग 31 करोड़ रुपए मूल्य की फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जमीन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप तक चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन के खिलाफ समय मांगे जाने और हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका लंबित होने के कारण आरोप गठन फिलहाल टाल दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ऐड का आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर इस संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जबकि हेमंत सोरेन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में सीआईडी ने जांच तेज करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के घर पहुंचकर पूछताछ की है। जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि क्या ख्यांगते के विदेश दौरों की फंडिंग परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी द्वारा की गई थी और इसका परीक्षा प्रक्रिया से कोई संबंध था।
परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब सीआईडी पैसों के लेन देन, संबंधित दस्तावेजों और अन्य अधिकारियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल कर रही है। झारखंड में फिल्म निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता के सहयोग से झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट JFTI की स्थापना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सूचना भवन में उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया है, जहां शुरुआती चरण में साउंड डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और फिल्म प्रोडक्शन जैसे विषयों में 1 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे। SRFTI के कुलपति समीरन दत्ता ने संस्थान के ब्लूप्रिंट, तकनीकी जरूरतों और गेस्ट फैकल्टी में सहयोग का आश्वासन देते हुए मीडिया कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया है। रांची में 26 जुलाई से शुरू हो रहे 135वें डूरन कप के उद्घाटन समारोह और पहले मैच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गुरुवार को पर्यटन व खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सहित खेल विभाग और सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें न्योता सौंपा। देश के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रांची में होने से स्थानीय खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। CCL मुख्यालय रांची में NIPM द्वारा इंटीग्रेटिंग AI विद HI विषय पर आयोजित परिचर्चा में कॉर्पोरेट और HR विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि AI इंसानी दिमाग का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहयोगी तकनीक है। मुख्य वक्ता डॉक्टर GP राव ने इसे AI बनाम इंसान की जगह ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस यानी एक जुगलबंदी करार दिया, जो डेटा विश्लेषण के साथ इंसानी अनुभव और संवेदना को जोड़ती है। मुख्य अतिथि हर्षनाथ मिश्र सहित अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीक कितनी भी स्मार्ट हो जाए, किसी संस्थान की असली ताकत इंसानी सोच ही रहेगी, इसलिए AI से डरने के बजाय इसे नैतिक रूप से अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के आदेश के बाद मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुजनाथ ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 31 निर्वाचित सदस्यों का परिणाम जारी कर महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय को भेज दिया है। घोषित नतीजों के तहत काउंसिल के निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण समेत 19वें से 25वें स्थान पर रहे 7 पुरुष उम्मीदवारों और 2 अन्य महिलाओं स्वाति सिंह व शौर्या द्विवेदी को विजयी घोषित किया गया है। पूर्व में निर्वाचित 22 सदस्यों के बाद इस नए परिणाम के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, हालांकि अभी भी एक सदस्य का पद विवादित बना हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने राज्य की जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती परीक्षा 2025 का उत्तर पत्रक और औपबंधिक उत्तर कुंजी जारी करते हुए वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराने का लिंक सक्रिय कर दिया है। अभ्यर्थी 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के जरिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद किसी अन्य माध्यम या समय सीमा के बाद दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। धुर्वा स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में पहले चरण में जजेस व रजिस्ट्री अधिकारियों के क्वार्टर, विशाल ऑडिटोरियम और एक फुटबॉल मैदान बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर सरकार आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि एडवोकेट एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त चैम्बरों की आवश्यकता का हवाला देते हुए फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के विरोध में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। झारखंड स्वास्थ्य लिपिकीय संघ के राज्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में निदेशालय रांची में लिपिकीय संवर्ग की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारी महासंघों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली में सुधार तथा कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपर सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। इसके साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों ने संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और लिपिकीय संवर्ग के हितों के लिए एकजुट होकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में शंभू सिंह, लिपिक प्रदीप सेन, रमेश कुमार, भूपेश कुमार, संतोष कुमार गुप्ता, अजय कुमार दत्त सहित अन्य उपस्थित रहे। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में अवैध बालू खनन से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए NGT कोलकाता ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB के ढुलमुल रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। ट्रिब्यूनल ने JSPCB को बालू माफियाओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने व वसूली करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर सदस्य सचिव को 15 सितंबर की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। NGT ने पाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केवल नोटिस जारी कर समय मांगता है, लेकिन 2016 व 2020 के बालू खनन प्रबंधन एवं निगरानी दिशा निर्देशों के अनुरूप समय पर ठोस व सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वर्ष 2024 के पश्चिम बंगाल मोटरसाइकिल विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड के कोडरमा में 4 स्थानों पर छापेमारी कर 2 आरोपियों महेश मेहता और शंकर यादव को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से भंडारित 1662 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5 डिजिटल उपकरण और 16 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। एनआईए इस नेटवर्क के जरिए असुरक्षित तरीके से किए जा रहे विस्फोटकों के अवैध भंडारण, परिवहन और आपूर्ति के स्रोतों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। रांची के अशोकनगर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर देश के कई राज्यों में करीब 80 कांडों में संलिप्त एक अंतर्राज्यीय गिरोह की पहचान की है। मामले में मुख्य आरोपियों की पत्नियों गुलशन, प्रवीण और शकीला को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के आभूषण और नकद बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने कोलकाता से वारदात में प्रयुक्त जगुआर कार सहित 17.36 लाख रुपये नकद व जेवरात जब्त किए हैं, जबकि मुख्य आरोपियों इरफान, अफरोज और नवीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र की मौलाना आजाद कॉलोनी में पुलिस ने एक अर्धनिर्मित भवन में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह के 6 युवकों मो अरबाज अंसारी, अली खान मो अरबाज मो, फैजान रजा मो, सोएब खान और सेराजुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7.47 ग्राम 26 पुड़िया ब्राउन शुगर, 6 मोबाइल फोन और नशे के कारोबार से कमाए गए 7,470 रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि वे 12 ग्राम ब्राउन शुगर बेचने लाए थे, जिसमें से 14 पुड़िया बेच चुके थे। फिलहाल पुलिस मुख्य सप्लाई की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के नेताओं की उपस्थिति में 26 दिनों बाद अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने छात्रों व समर्थकों से सतर्क रहते हुए शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने की अपील की। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि ने प्रदर्शनकारी युवाओं के अनुशासन और निस्वार्थ भावना की सराहना की। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से उन शर्तों की जानकारी देंगे जिन पर लंबी बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिनों बाद अनशन समाप्त करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी हिम्मत और कुर्बानी ने पूरे देश की चेतना को जगाया है। वांगचुक के अनशन वापस लेने पर राहत जताने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी का भावी रुख स्पष्ट किया। दीपके ने ऐलान किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। नीट पेपर लीक मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दिया है ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाखों विद्यार्थियों की मेहनत की रक्षा के लिए इस साजिश में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ पेपर चोरी करने या बांटने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि सीबीआई ने वास्तविक पेपर चुराने और उससे फायदा उठाने वाले अन्य लोगों की पहचान कर ली है। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मास्टरमाइंड बताए गए आरोपी को समय पर चार्जशीट न दाखिल कर जमानत का रास्ता दिया गया। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि नीट मामले में राहत मिलने के बावजूद बिहार में शिक्षक और सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के अन्य मामलों में संजीव मुखिया के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव के पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया है। उनके स्थान पर 1994 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव थे। इसके साथ ही TK अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने बैठक के बाद बस से गांधी स्मृति पहुंचकर पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिस दौरान पुलिस द्वारा बस रोके जाने पर काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी,
अलका लांबा और केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर पुलिस बल और धारा लागू कर दिल्ली में आपातकाल जैसा माहौल बनाने और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्षी नेताओं ने पूरे देश में छात्रों के आक्रोश को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। केरल के चर्चित आरएसएस नेता श्रीनिवासन हत्याकांड में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत 4 साल से रियाद सऊदी अरब में छिपा और इंटरपोल रेड नोटिस का सामना कर रहा 3 लाख रुपए का इनामी आरोपी मोहम्मद अली के दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पीएफआई का पूर्व पलक्कड़ जिलाध्यक्ष रहा यह आरोपी हत्या की साजिश रचने और हमलावरों को पनाह देने का मुख्य अभियुक्त है। इस ताज़ा गिरफ्तारी के साथ ही 16 अप्रैल 2022 को हुई इस सुनियोजित सांप्रदायिक हत्या के मामले में गिरफ्तार कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों पर हमले के जवाब में ईरानी बुनियादी ढांचों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके नागरिक ठिकानों जैसे पुल या पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों से जुड़े अहम केंद्रों पर करारा हमला करेगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी रुख को युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए होर्मुज जल्द मरुमध्य पर अपनी संप्रभुता बनाए रखने की बात दोहराई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब पर लगाई समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 2 तेल टैंकरों एनसेलिया और लेलक पर मिसाइलों से हमला किया। जेजान बंदरगाह के पास एनसेलिया टैंकर पर हुए इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई और मदद की गुहार लगाई गई, हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ की गई इस समुद्री नाकेबंदी से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग प्रभावित होने और वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज स्थित लारक द्वीप पर मिसाइल हमला किया है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने लगातार 11वीं रात ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की बात स्वीकार की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा इस समुद्री मार्ग को प्रभावित करने या शुल्क वसूलने के प्रयासों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दुनिया के 20% कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग पर दोनों देशों के बीच गहराते तनाव से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और तेल बाजार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।